हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक और नए वीडियो में। और आज के इस करंट अफेयर के वीडियो में फिर से कई सारे जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, सारे करंट अफेयर्स के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जितने भी सारे करंट अफेयर्स आज यानी 27 जनवरी के सारे करंट अफेयर्स हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं, जानते हैं क्या सारे करंट अफेयर्स आज के इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो जो भी सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सीरीज मैं आपके लिए लेकर के यहाँ पे अवेलेबल हूँ। और इस सीरीज में पेपर का कटिंग हो चाहे फिर आपका कंटेंट हो, सारे कंटेंट, पेपर के कटिंग, सब कुछ इसमें क्या है, एक जगह मर्ज किया हुआ है। तो ये सारे जो करंट अफेयर्स है, आप ये सारे करंट अफेयर्स को एक्सेस कर सकते हैं हमारे ऐप पे। ऐप को आप डाउनलोड करना ना भूले। ऐप का नाम क्या है, की ऑफ सक्सेस है। जहां से ऐप को डाउनलोड करने के बाद ये जितने भी सारे पेपर के कटिंग्स आपको दिख रहे हैं, या फिर जितने भी सारे आज के जो लेटेस्ट जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, ये सारे करंट अफेयर्स के जो सेशंस है, ये सारे करंट अफेयर्स के जो पीडीएफ्स है, लेक्चर्स है, ये सब कुछ आपको मिल जाता है हमारे ऐप पे। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूले। फिलहाल में स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस सीरीज में अगर करंट अफेयर्स के बारे में बात करें तो देखिए यहाँ पे करंट अफेयर निकल करके क्या आ रहा है, इसमें आप देख सकते हैं, पिक्चर को देख सकते हैं। इसमें क्या है, नई दिल्ली में शुक्रवार को गणतंत्र दिवस के आयोजित पर मुख्य अतिथि भारत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ में बगही में कर्तव्य पथ पर पहुंचे। तो ये भी आपसे पूछ सकता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है कि किस चीज से पहुंचे थे। तो ये बगही पर कर्तव्य पथ पर पहुंचे थे। तो ये सारे करंट अफेयर्स जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को मैं यहाँ पे इंक्लूड कर दे रहा हूँ। साथ ही साथ एक चीज और इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्या है कि जो नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर शुक्रवार को 75वें गणतंत्र दिवस परेड में 4 स्वदेशी तेजस विमान, ये सारे कौन से विमान है, तेजस विमान है, ये चारों स्वदेशी तेजस विमानों ने एक साथ मिलकर के डायमंड का आकार बनाया था। तो ये भी चीज थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, कौन सा आकार बनाया था, तो डायमंड का आकार बनाया था। जानकारी के दृष्टि से ये आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। फिर से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या है, तो शक्ति का प्रदर्शन है। शक्ति का क्या प्रदर्शन है कि नई दिल्ली में शुक्रवार को गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान में पिनाका मल्टीपल लॉन्चर रॉकेट सिस्टम का प्रदर्शन किया गया। और मध्यम दूरी की यह मिसाइल पूरी तरीके से ऑटोमेटिक प्रणाली की है। तो अगर कौन से लॉन्चर के बारे में बात करेगा, कौन से रॉकेट सिस्टम के बारे में बात करेगा, तो पिनाका मल्टीपल लॉन्चर रॉकेट सिस्टम। इसको भी आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के सीरीज में देखिए क्या है, इसमें देखिए बताया जा रहा है कि सैन्य शक्ति के साथ दिखी भारत की नारी शक्ति। तो इसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट चीजों को मैं बताता हूँ। इसमें क्या है, तो कल अपना 75वां गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट हुआ। इसके साथ ही तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दी गई सैन्य सलामी। और मुख्य अतिथि कौन थे, तो फ्रांसीसी के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो थे। इसके साथ ही इसके साथ में कल जो सेलिब्रेशन किया, इसको ध्यान रख लीजिएगा। इसमें देखिए ये वाला जो झांकी है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ का झांकी है, यूपी का झांकी है। और यूपी के झांकी में अभी हाल में हम जान रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है। तो इसी के थीम पर यहाँ का झांकी भी था। तो ये झांकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ। क्या दिखाया गया है, उत्तर प्रदेश की झांकी में बालक रूप में श्री राम दिखे। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये झांकी का जो मेन था, ये झांकी का कंटेंट मैंने आपको दिखाया। इसके साथ अगर आगे बात करें तो देख सकते हैं कल एक और सेलिब्रेशन हुआ था। एक तो कर्तव्य पथ पर सेलिब्रेशन हुआ ही है, साथ ही साथ राष्ट्रपति भवन में एट होम समारोह का आयोजन हुआ था। तो एट होम समारोह का अगर आयोजन के बारे में बात करें तो कहाँ बताना है, राष्ट्रपति भवन में ये सेलिब्रेशन हुआ था। तो भारत फ्रांस की मित्रता सहजता आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगी, राष्ट्रपति द्वारा कहा गया है। तो ये जो फंक्शन है एट होम समारोह, एट होम समारोह का याद रखिए कि एट होम जो सेलिब्रेशन है, ये सेलिब्रेट किया कहाँ गया, राष्ट्रपति भवन में। तो ये भी चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और इसमें कई सारे व्यक्तित्व शामिल हुए थे, जिसमें उपराष्ट्रपति थे, उनकी पत्नी वगैरह थी। खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्या कि एट होम समारोह का सेलिब्रेशन कहाँ पे हुआ था। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, किनको किनको क्या मिला है। तो आपको बता दें कि पद्मश्री का जितना भी सारा अवार्ड है, सब कुछ मिला है। और इसमें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इसके साथ तो इस आर्टिकल में क्या मेन चीज है, इसमें आर्टिकल में है कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर गुरुवार को पद्म पुरस्कारों का क्या हुआ था, ऐलान किया गया था। तो पद्म पुरस्कार दिए गए थे। अब ये पद्म पुरस्कार की 3 कोटियां होती है, 3 डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है।
जिन कैटेगरीज में देखिए क्या क्या है, तो इन कैटेगरीज में टोटल कुल मिलाकर के 132 पद्म पुरस्कारों को वितरित किया गया, ऐलान किया गया था, जिसमें क्या क्या है, इनमें पद्म विभूषण, 5 पद्म विभूषण, इसको याद रखिएगा, 5 पद्म विभूषण, इसके साथ ही 17 पद्म भूषण, तो पद्म भूषण पीबी मैं इसको कहता हूँ, और इसके साथ में 110 पद्मश्री दिए गए। तो इस तरीके से पद्म विभूषण 5 दिया गया, पद्म भूषण 17 गया और पद्म श्री दिया गया कुल मिलाकर के 110 व्यक्ति को। तो कुल मिलाकर के जो पद्म पुरस्कार है ये 132 व्यक्तियों को क्या किया गया, ये अलंकारित किया गया है, यही इसमें रिकॉर्ड इसमें दिया गया है, तो याद रखिएगा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि किनको क्या मिला है, जो इम्पोर्टेंट वाले हैं ये मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखिएगा, राजनीति से पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को क्या मिला है, पद्म विभूषण मिला है। तो वेंकैया नायडू का नाम याद रखिएगा, क्या मिला है, वेंकैया नायडू को पद्म विभूषण मिला है, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके साथ ही प्रसिद्ध अभिनेत्री वैजंती माला, अभिनेता कोनिडेला चीर चिरंजीवी और शास्त्रीय नृत्यांगना पद्म सुब्रमण्यम को कला के क्षेत्र में, और बिहार के बिंदेश्वरी पाठक को मरणोपरांत सामाजिक सेवा में यह क्षेत्र क्या मिला है, सम्मानित मिला है। तो यहाँ कौन सा पुरस्कार था, यहाँ पे जो पुरस्कार था इन लोगों को मिला है। इसके साथ ही देश की पहली महिला जज एम फातिमा बीबी को मरणोपरांत अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, पूर्व केंद्रीय मंत्री राम नाईक, प्रसिद्ध गायिका उषा उत्तुपू, बिहार के चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर समेत 17 विभूतियों को क्या मिला है, पद्म भूषण मिला है। तो ये जो पद्म जो भूषण वाला था ये यहाँ पे रिकॉर्ड बताया गया पद्म भूषण वाला, और ये ऊपर में जो आप नाम देख रही है सब किसके लिए, पद्म विभूषण के लिए। कुल मिलाकर के 5 व्यक्ति को मिला है पद्म विभूषण। तो पद्म भूषण किनको मिला है, पद्म विभूषण किनको मिला है, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज है। हालांकि ये जो पद्मश्री है ये तो 110 व्यक्तियों को मिला। तो ये जो फेमस पर्सनैलिटी है या फिर जो फेमस व्यक्तित्व रखते हैं उनके लिए बस आपको याद रखने की जरूरत है। बाकी पद्म भूषण और पद्म विभूषण वाला तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कुछ फेमस वाले दिए गए हैं जिनका स्पेशल योगदान है, तो यहाँ पे वो चीजें क्या की गई है, मेंशन की गई है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं डिटेल में, जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया कितना किनको मिला है। तो यही इसमें बताया गया है कि पद्म पुरस्कार बना आम जनता का सम्मान, और इसके लिए क्या किस व्यक्तित्व को मिला है, थोड़ा सा कैटेगरी वाइज भी इस चीजों को थोड़ा सा बताया गया। देखिए बताया गया है, ये थोड़ा सा कैटेगराइज है, जिसमें क्या किया गया है कि जो ऊंच नीच की जो बेड़ियां हैं उसको तोड़ी गई है, किस प्रकार से। तो पुरस्कार पाने वालों की सूची में 40 व्यक्ति अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी से 40 को मिला है। इसके साथ ही श्रेणी और 11 मिला है आपको अनुसूचित जाति से यानी एससी से, और आपको 15 मिला है एसटी यानी अनुसूचित जनजाति से। तो ये क्या करती है, ऊंच नीच की बेड़ियों को तोड़ती है। ये दर्शाती है कि पद्म जो पुरस्कार है इसमें क्या है, सबका हक है, ये सबके लिए है। तो यही चीज को क्या करती है यहाँ पे दर्शाती है। इसके साथ ही अगर आप इसको रिलीजन के कॉन्सेप्ट से देखते हैं, अगर धर्मों के आधार पर देखते हैं, तो 9 ईसाई को, 8 मुस्लिम को, 5 बौद्ध को, 3 सिख को, 2 जैन को, 2 पारसी धर्म मानने वालों को भी क्या मिला है, ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये क्या करती है, ये जो धर्म की बेड़ियां हैं इसको भी तोड़ती है, ये ऊंच नीच की बेड़ियां हैं इसको भी तोड़ती है। तो ये इसका महत्व होता है। और आगे बढ़ते हैं, अगर आगे बढ़े तो यहाँ पे आगे आते हैं ऊपर में, ये है कि इस बार का जो कर्तव्य पथ पर जो सेलिब्रेशन किया गया है, तो सबसे पहला जो गणतंत्र दिवस था ये थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव थी, ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी, इसलिए हिस्ट्री की जो चीजों है जो पेपर में आया है इसको मैं यहाँ पे इंक्लूड कर दिया हूँ। क्या इंक्लूड है, इसमें इंक्लूड है कि जो अभी आप आज जो कल आप सेलिब्रेट किए हैं कर्तव्य पथ पर, तो पहली बार जो सेलिब्रेशन हुआ था वो बेसिकली एक स्टेडियम में हुआ था, और यही चीजें यहाँ पे मेंशन किया गया। देख सकते हैं इसमें लिखा गया है, इसमें क्या लिखा गया है, स्टेडियम में आयोजित हुआ था पहला गणतंत्र दिवस समारोह। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते ही जश्न में डूब गया था भारत, और 26 जनवरी 1950 की रात परिलोक की तरह नजर आ रही थी राजधानी दिल्ली। तो पहला जो सेलिब्रेशन हुआ था ये कहाँ हुआ था, स्टेडियम में हुआ था। और यही देखिए इसमें लिखा गया है कि देश का पहला जो गणतंत्र दिवस है समारोह स्टेडियम, कौन सा स्टेडियम, इरविन एम्फी थिएटर में आयोजित किया गया था। तो इरविन एम्फी थिएटर में क्या हुआ था, पहला जो सेलिब्रेशन है इसको सेलिब्रेट किया गया था गणतंत्र दिवस का, और 26 जनवरी 1950 की सुबह 10:18 पर लोकतांत्रिक गणराज्य बन चुका था भारत। तो ये जो बर्थ ऑफ ए रिपब्लिक शीर्षक से प्रकाशित एक फौजी अखबार के लेख अनुसार से गवर्नमेंट हाउस, ये जो आपका जो टाइमिंग है 26 जनवरी 1950 को 10:18 पे हुआ था। भारत एक संप्रभुत्व वाला लोकतांत्रिक देश बन चुका था, एक गणराज्य बन चुका था। तो मेनली इसमें सेलिब्रेशन को मैं बता रहा हूँ कि जो पहला जो सेलिब्रेशन था जिसको आज हम लोग कर्तव्य पथ पर सेलिब्रेट करते हैं, ये पहली बार कहाँ बना था, स्टेडियम में बना था। एंड दैट स्टेडियम भी उसका स्टेडियम का नाम क्या था, तो इरविन एम्फी थिएटर। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, तो ये जो इसको लेकर के इसमें और भी कुछ चीजों को मेंशन किया गया, ये भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट रहता है। क्या है,
इस तरह मनाया गया था जश्न। शपथ ग्रहण समारोह में सेवानिवृत्त गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी ने भारत गणराज्य की उद्घोषणा की थी। तो आप जान रहे हैं कि अंतिम जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, सी राजगोपालचारी थे, और यही भारत गणराज्य की उद्घोषणा की थी। इसके बाद राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शपथ ली। राष्ट्रपति ने पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में संक्षिप्त भाषण दिया था। इसके बाद देश का पहला गणतंत्र दिवस भव्य तरीके से मनाया गया। राष्ट्रपति दोपहर 2:30 बजे सरकारी आवास, जो अब अभी वर्तमान में आप राष्ट्रपति भवन देख रहे हैं, से 35 साल पुरानी विशेष बग्घी में सवार होकर के निकले थे, जिसे विशेष रूप से इस अवसर के लिए भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ के साथ पुनर्निर्मित किया गया था। जैसे ही काफिला इरविन एमपी थिएटर से होकर गुजरा, पेड़ों, इमारतों की छतों और हर संभव स्थान पर बैठे लोगों ने क्या किया, जय जयकार किया और इसको सेलिब्रेट किया था। तो यही इसलिए ये कौन सा ग्राउंड था, तो ग्राउंड का क्या नाम था, देन वो क्या नाम था, इरविन एमपी थिएटर। तो ये उसका नाम दिया गया था। तो इसी के बारे में बात की गई। और जो बग्घी वाली जो परंपरा है वो इस बार फिर से निभाई गई है। और इस बार लगभग ये जो बग्घी वाली है, इसमें इस बार भी जो राष्ट्रपति आए वो क्या है, बग्घी पर आए। तो ये आपसे पूछेगा ही पूछेगा कि इस बार जो राष्ट्रपति है वो किस चीज पर बैठे थे, तो ये क्या था, बग्घी पर था। इसके साथ ही आगे का आता है, तो आगे का आता है जैसा कि आप जानते हैं, पहला अंडरग्राउंड वाटर जो मेट्रो प्रोजेक्ट है ये कहाँ बन रहा है, हुगली में बन रहा है। तो ये लगभग अब बन करके जो चीजें तैयार हो रही है, इसको लेकर के अपडेट आया है। तो क्या अपडेट है, अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन जल्द, नीली लाइट साउंड इफेक्ट से सफर होने वाले हैं रोमांचक सफारी। और रोमांचकारी सफारी होने वाला। ये जो यहाँ का बात, ये थोड़ा सा ये है, क्या है इंपॉर्टेंट समझते हैं। तो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के नीचे से गुजरने वाली देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो के सफर को रोमांचक और यादगार बनाया जाएगा। और इसके लिए मेट्रो रेलवे ने एक और आयाम जोड़ा है। हुगली नदी के तल से 13 मीटर नीचे, याद रखिएगा, जो हुगली नदी है इस नदी से 13 मीटर नीचे, और साथ में अगर आप जमीनी स्तर पर देखते तो ये जमीन था इसका, ये नदी है, तो इस जमीन से लगभग 33 मीटर नीचे करीब 520 मीटर वाली लंबी टनल के तरफ में क्या की है, दोनों तरफ नीले इस तरीके के लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, क्योंकि ये पानी के अंदर का दृश्य है। तो यही इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पहला अंडरग्राउंड मेट्रो प्रोजेक्ट कहाँ बना, तो हुगली नदी में कितना मीटर नीचे है, तो ये नदी से 13 मीटर नीचे और जमीन से कितना है, 33 मीटर है। और ये कितनी लंबी मीटर टनल है, ये 520 मीटर लंबी टनल है, यानी इसकी लंबाई क्या है, 520 मीटर है। तो इस तरीके से है। आगे आते हैं, इसके साथ आगे आते हैं, तो यहाँ पे दिखाया गया क्या कि ONGC क्रूड ऑयल नेचुरल कंपनी कब बनी, 1956 में। और आज क्या है, तो महारत्न ONGC नेट प्रॉफिट में देश की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। ये आपको दिख रहा है। इसमें क्या बताया गया, यही है, इस पे बेस्ड है, किस पे, तो क्रूड ऑयल को लेकर के ये बेस्ड फैक्ट्री है। और ये फैक्ट्री अब क्या बन चुकी है, देश की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। आगे बढ़ते हैं, इस आगे के सीरीज में यहाँ पे ये भी एक नई चीजें हैं, और ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा हो जाता है। कैसे, देखिए क्या हो जाता है, तो अमेरिका में नाइट्रोजन सुंघाकर दिया गया मृत्युदंड। तो ये पहली बार ये कॉन्सेप्ट अमेरिका में अपनाया गया है। इसको लेकर के क्या स्पेशल बात है, देखिए समझिएगा। इसमें क्या है कि पहले जो अमेरिका में था, ये जहरीली सुई दी जाती थी जब किसी को फांसी, जैसे हमारे देश में क्या होता है, फांसी की सजा सुनाई जाती है, मृत्युदंड दिया जाता है। सेम एज जो अमेरिका है, अमेरिका में जो मृत्युदंड दिया जा रहा है वो एक नए पद्धति के द्वारा अपनाया गया है। क्या अपनाया गया है, नाइट्रोजन सुंघा करके मृत्युदंड दिया गया है। तो नाइट्रोजन गैस का इस टाइप से मास्क लगा करके क्या दिया गया है, ये फांसी दिया गया है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। अगर आपसे नाइट्रोजन का कहीं चर्चा आता है मृत्युदंड देने के लिए, तो आप इसमें अमेरिका रखिएगा। इसके साथ ही आता है कि इसरो ने हॉलो ऑर्बिट में आदित्य 11 पर तैनात किया मैग्नोमीटर बूम। तो मैग्नोमीटर बूम किस पे हुआ है एस्टेब्लिश, ये हुआ है आपका आदित्य 11 जो मिशन है इस पर हुआ है। ये मिशन क्या है, तो ये धरती से 15 लाख किलोमीटर पर क्या जा करके क्या है, ये इसके ऑब्जर्वेशन के लिए लगाया गया। और ये जो मैग्नोमीटर बूम है, ये बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है। तो अगर आपसे पूछ दे कि इसरो ने जो आदित्य 11 पर मैग्नोमीटर बूम को एस्टेब्लिश किया है, इसका काम क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिटेक्ट करना है। और ये किस पे एस्टेब्लिश किया गया, तो आदित्य 11 पर किया गया। इसको रख लीजिएगा। आगे आते हैं, तो यहाँ पे लगातार 6ठी बार बजट पेश करेगी, रिकॉर्ड अपने नाम करेगी सीतारमन। तो जो निर्मला सीतारमन जो फाइनेंस मिनिस्टर है, ये क्या कर रही है, लगातार इस बार जो बजट आने वाला, जो अंतिम बजट है वो कितना है, 6वीं बार है। यानी अंतिम बजट क्या है, 6वीं बार की बजट। और ये कब होगा, ये 1 फरवरी को क्या हो जाएगा, लॉन्च हो जाएगा। तो ये बजट पेश करने वाले हैं 1 फरवरी को। और ये लगातार 6ठा बार वाला बजट है। इसमें देखिए बताया गया है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन 1 फरवरी को लगातार 6ठा बजट पेश करेगी। इसके साथ ही वह लगातार 5 पूर्ण बजट
और एक अंतरिम बजट पेश करने के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम दर्ज रिकॉर्ड बराबर कर लेगी। तो ये काम पहले पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम पर था रिकॉर्ड, अब ये रिकॉर्ड कौन हासिल कर लेगी? निर्मला सीतारमन भी क्या कर लेगी? ये रिकॉर्ड को हासिल कर देगी। तो इससे पहले पूर्व पीएम मोरारजी ने लगातार 6 बार बजट पेश किए थे। मनमोहन, अरुण जेटली, चिदम्बरम व यशवंत सिन्हा का रिकॉर्ड तोड़ेगी। तो ये सब 5 बार का रिकॉर्ड बना करके रखे हैं, इस बार ये 6 बार का बजट पेश करके क्या कर देगी? सारे रिकॉर्ड को तोड़ देगी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ आगे बढ़ते हैं। तो आगे में क्या दिया गया है? परीक्षण सफल, टक्कर रोधी प्रणाली, जल्द कवच से लैस होगी सभी सेमी हाई स्पीड ट्रेन। तो एक यहाँ पे इसमें से एक चीज और यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या है कि एक अभी हाल में एक परीक्षण किया गया है, एक यहाँ पे एक परीक्षण किया गया और इस परीक्षण में बेसिकली एक क्या किया गया, एक सिस्टम को डेवलप किया गया था जो कि क्या करे, टक्कर विरोधी प्रणाली सिस्टम थी, यानी दो ट्रेनों के टक्कर से बचाने के लिए एक सिस्टम था। और ये सिस्टम देखिए यहाँ पे इसी सिस्टम के बारे में बात किया गया है। ये बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है? तो एक कवच प्रणाली सिस्टम है जो कि क्या करती है, दो ट्रेनों के आपसी के टक्कर को क्या करती है, रोकती है। और इसका ट्रायल हो चुका है, यानी वो जो टक्कर से बचाने का जो सिस्टम है, जो कवच सिस्टम है, इसका ट्रायल कब हुआ है? तो 19 जनवरी को पलवल मथुरा खंड पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही सेमी हाई स्पीड ट्रेन का इंजन को रेड सिग्नल से 30 मिनट पहले ही रोक लिया गया था। तो वो कौन सा सिस्टम के कारण? तो कवच नाम का क्या बनाया गया है? सिस्टम बनाया गया है, जिसके जरिए से क्या किया जाता है, दो ट्रेनों के टकराव को रोकता है। रेड सिग्नल से 30 मिनट पहले ही क्या कर लिया था, ट्रेन को रोक लिया था। तो ये सुरक्षा के मानकों पर खरा उतरा और अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन आरडीएसओ द्वारा विकसित कवच प्रणाली ट्रेन चालक के समय पर हरकत में आने में विफल रहने पर आपात स्थिति में क्या किया जा सकता है, इसके थ्रू इस कवच सिस्टम के थ्रू क्या किया जा सकता है, ट्रेन को रोका जा सकता है। एक नया सिस्टम आया है जिसको किसके लिए, यानी जो कवच सिस्टम है, ये अब सेमी हाई स्पीड ट्रेनों पर क्या किया जाएगा, लैस किया जाएगा, इसको लगाया जाएगा। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। तो अमेरिका वाला खबर मैंने आपको बता ही दिया। इसके साथ ही जो राजनीतिक स्थिति ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बिहार का, क्योंकि ये चर्चा में रहने वाला, और जितने भी सारे करंट अफेयर आगामी आने वाले परीक्षा है इसमें ये वाला खबर पूछ सकता है। तो इसमें क्या चल रहा है कि ये पहले नेताओं के रिकॉर्ड में ये शामिल हो जाएंगे कि नीतीश के पास पर्याप्त संख्या में बल, कल बन सकता है 8वीं बार सीएम। तो 8वीं बार सीएम बनाने वाले रिकॉर्ड भी हाल में अगर कोई हासिल करेंगे तो वो कौन है? बिहार के सीएम नीतीश कुमार। तो ये 8वीं बार क्या करेंगे, सीएम बनने का रिकॉर्ड हासिल कर लेंगे। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। तो इसके साथ आता है कि पर्यावरण संरक्षण के नायक हैं पद्मश्री डॉक्टर शैलेश नायक। तो शैलेश नायक पर्यावरण को लेकर के ये जाने माने हस्ती हैं पर्यावरण संरक्षण को लेकर के, और इनको क्या मिला है? पद्मश्री मिला है। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट था इसलिए मैं इनको इंक्लूड कर दिया हूँ। तो पद्म विभूषण आपने जाना, पद्म भूषण आपने जाना, और जो महान हस्तियां हैं या जो इंपॉर्टेंट हैं जिनको पद्मश्री मिला है, क्योंकि पद्मश्री कुल मिलाकर के 110 व्यक्तियों को मिला है। तो जो जो इंपॉर्टेंट नाम आएगा उनका आप थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा। तो इसी में पद्मश्री में डॉक्टर शैलेश नायक का नाम क्या है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। तो ये कर्तव्य पथ पर 40 साल बाद फिर नजर आई पारंपरिक बग्घी। तो ये जो पारंपरिक बग्घी सिस्टम है, बग्घी पे आना, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग टाइम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए थे 1950 में। इसके बाद फिर बग्घी पर कोई आए नहीं थे। फिर बीच में ये आखिरी बार जो आए थे वो कौन आए थे, 1984 के में, और 1984 में बग्घी पर आए थे। इसके बाद फिर कोई भी राष्ट्रपति बग्घी पर नहीं आए थे। तो 40 सालों बाद फिर नजर आई पारंपरिक बग्घी, इसलिए बग्घी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यही इसमें बात बताया गया कि 1984 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने आखिरी बार इस बग्घी का इस्तेमाल किया था, और इस बग्घी में सोने की परत चढ़ी हुई है। इस बग्घी में सोने की परत भी चढ़ी हुई है इस बग्घी में। और 40 सालों के बाद कौन आई है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आई है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अब कुछ इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या क्या अब कंटेंट आ जाता है, चलिए यहाँ पे हाईलाइट करके आपको बताता हूँ। नाटो ने सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 का शुरू किया। आपको बता दे, नाटो ने स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 लॉन्च किया है, जो शीत युद्ध के बाद उसका सबसे बड़ा व्यापक सैन्य अभ्यास है, जिसमें 90,000 से अधिक सैनिक, 50 से अधिक जहाज और विभिन्न विमान क्या है, शामिल है। तो ये अगर आपसे नाम पूछ दे कि जो स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 का प्रोग्राम है, ये किसके द्वारा सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नाटो के द्वारा से। और स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 दशकों में नाटो की पहली रक्षा योजना के कार्यान्वयन का क्या है, प्रतीक है। तो अगर ये पूछ दे आपसे युद्धाभ्यास किसका है, तो आपको बताना है नाटो का है। इसके साथ आते हैं
तो इसमें जो इंपॉर्टेंट नाम थे इसको यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। तो उल्लेखनीय पद्म भूषण, मैंने आपको बताया पद्म भूषण कितने को मिला, 17 को मिला है, पद्म विभूषण 5 को मिला है, और पद्मश्री कितने को मिला था, तो ये पद्मश्री मिला था 110 को। तो इसमें जो महान जो हस्तियां हैं जो पद्म भूषण हासिल किए यही बताया जा रहा है। उल्लेखनीय पद्म भूषण पुरस्कार विजेताओं में एम फातिमा बीबी, तमिल अभिनेता विजयकांत, इनको मरणोपरांत मिला है, मिथुन चक्रवर्ती, उषा उत्थुप, उद्योगपति सीताराम जिंदल, संगीतकार प्यारेलाल शर्मा और फॉक्सॉन के चेयरमैन यंग ल्यू शामिल हैं। और तो ये जो क्वेश्चन आएगा उसमें थोड़ी सी चीजों को डिफिकल्ट भी किया जा सकता है, जैसे पूछा जा सकता है बताइए अभी हाल में किस उद्योगपति को पद्म भूषण मिला है, तो आपको नाम याद रखना सीताराम जिंदल। तो उनका प्रोफेशन भी आपको ध्यान रखना, जैसे प्यारेलाल शर्मा संगीतकार थे, फॉक्सन के चेयरमैन कौन थे, तो यंग ल्यू थे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऐसे जनरली सबको याद करते हैं कि सीताराम जिंदल को मिला है पद्म भूषण, लेकिन अगर क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न बदल दिया जाए कि कौन से उद्योगपति को मिला था या कौन सा फिल्म एक्टर को मिला था, कौन से तमिल अभिनेता को मिला था, तो इसलिए थोड़ी सी डिटेल में आपको चीजों को थोड़ा सा पढ़ना होता है। इसके साथ ही क्या बताया गया, पुरस्कारों में 34 गुमनाम नायकों को भी सम्मानित किया जाता है, जिनमें भारत की पहली महिला हाथी महावत पार्वती बरुआ, आदिवासी पर्यावरणविद चामी मुर्मू और सामाजिक कार्यकर्ता सांग थंकिमा शामिल है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है IREDA ने सतर्कता जर्नल पहली जारी किया। अब क्या है इसमें मैटर, तो IREDA की रिपोर्ट के अनुसार से ने सतर्कता जनरल पहल जारी किया। क्या है, IREDA ने अपने सतर्कता विभाग की गृह पत्रिका पहल शुरू की है। तो गृह पत्रिका की पहल शुरू हुई है। आपको बता दें कि अनावरण समारोह का नेतृत्व IREDA के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री प्रदीप कुमार दास ने 25 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में पंजीकृत कार्यालय में किया है। तो ये पहल है किसकी, IREDA की जो पहल है, ये जो कौन सी गृह पत्रिका है, ये गृह पत्रिका क्या नाम है, पहल। तो पहल किसके द्वारा किया गया है, IREDA के द्वारा से किया गया है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। तो पद्म जो पुरस्कारों का जो श्रृंखला था, ऐसा मैंने आपको बात किया, जिसमें पद्म अभी पहले जो मैंने बात किया था इसमें पद्म भूषण के बारे में मैंने आपको बताया था। तो पद्म विभूषण 5 को मिला है। इसमें जो फेमस जो पर्सनालिटी है, जो फेमस व्यक्ति है पद्म विभूषण के लिए, उनका थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। तो पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, अभिनेता के चिरंजीवी, अभिनेत्री वैजंती माला बाली और भारतनाट्यम नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम पद्म विभूषण पुरस्कार पाने वालों में शामिल है। तो पद्म जो विभूषण है ये कितनों को मिला है, ये 5 को मिला है। पहला पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, दूसरा अभिनेता चिरंजीवी, तीसरा अभिनेत्री वैजंती माला बाली, चौथा भरतनाट्यम के नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम, इन लोगों को क्या मिला है। और साथ ही साथ जो सामाजिक के जो कार्यकर्ता है बिंदेश्वरी पाठक, ये 5वें व्यक्तित्व हैं। तो कुल मिलाकर के 5 व्यक्तियों को क्या मिला है, पद्म विभूषण मिला है। जो पद्म की श्रृंखला है, जो पद्म पुरस्कारों की श्रृंखला है, उसमें सबसे वैल्यूबल क्या होता है, ये सबसे 1 नंबर का क्या है, पुरस्कार है। तो ये मिला है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। तो दिख रहा है आपको, रोवियर AI ने भारत के पहले बड़े भाषा संस्करण भारत GPT का अनावरण किया है। क्या है इसमें, देखिए बताया जाता है, रोवर AI यानी कन्वर्सेशनल AI में एक प्रमुख खिलाड़ी ने 22 भारतीय भाषाओं में AI संवादों को बदलने के लिए भारत का पहला बड़ा भाषण मॉडल LLM भारत GPT को लॉन्च किया है। ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, ध्यान रख लीजिएगा, नाम थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। भारत GPT एक स्वदेशी जनरेटिव AI प्लेटफॉर्म के रूप में तैनात है और भारत GPT ने व्यापक भाषा समर्थन हासिल किया है। 12 से अधिक भारतीय भाषाओं में आवाज मॉडलिटी और 22 भाषाओं में टेस्ट मॉडलिटी के साथ पेशकश करता है। तो भारत GPT का ये इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं, आगे की सीरीज में आते हैं। तो स्क्वाड्रन लीडर निकिता मल्होत्रा को वायुसेना मेडल से सम्मानित किया गया। तो ये अगर वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर के बारे में बात करेगा तो नाम लीजिएगा निकिता मल्होत्रा का। क्या है, तो 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर निकिता मल्होत्रा को वीरता के लिए वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया। तो अगर आपसे हाल के बारे में अगर बात करें तो आप किनका नाम लीजिएगा, निकिता मल्होत्रा का लीजिएगा। उन्होंने कर्तव्य पथ पर फ्लाइट पोस्ट के दौरान टेंगल फॉर्मेशन में डॉर्नियर विमान के पायलट के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इस बार 75वें गणतंत्र दिवस का जो थीम क्या था, ये कल के करंट अफेयर में मैंने आपको बताया था, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। ये क्या थी, इसकी थीम थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है बगी है, ये सब इंपॉर्टेंट में आ जाता है। एक और क्या है, लास्ट क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने 10 साल के इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के लिए
5,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। तो राज्य के स्वामित्व वाले ऋणदाता बैंक ऑफ बड़ौदा ने 7.57% की कूपन दर पर 10 वर्षीय बुनियादी ढांचा ब्रांड करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए का सफल राशि जुटाने की क्या की है, घोषणा की है। तो ये अगर आपसे बात करेगा कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रांड को जुटाने के लिए 5,000 करोड़ रुपए का जो ये है, ये किसके द्वारा जुटाया गया है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा से क्या किया गया, जुटाया गया। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे जो कि चर्चा में रहने वाले हैं आगामी आने वाले टाइम में। तो जो भी इंपॉर्टेंट थे करंट अफेयर, सारे करंट अफेयर को इस वीडियो में क्या किए हैं, इस टाइम में हम लोगों ने इसको यूटिलाइज किया है और पेपर के कटिंग के साथ हमने देखा है। साथ ही साथ क्या दिखा है, जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट थे उसको हाईलाइट करके भी मैंने आपके लिए दिखाया है। और ये जितना भी सारा पीडीएफ है, ये सारा तमाम पीडीएफ आपको मिल जाएगा कहाँ पे, हमारे ऐप पे, की ऑफ सक्सेस हमारा ऐप है। आप इसको गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और जहाँ से ये सारे पीडीएफ को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। और एक्सेस करने के साथ क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हालांकि आगे आने वाले टाइम में जितने भी सारे और भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे, वो सारे करंट अफेयर को क्या करेंगे, इसी तरीके से हम लोग पर डे धीरे धीरे करके सारी चीजों को कवर करेंगे। और ये बाकायदा ऑथेंटिकेटेड करंट अफेयर होता है, ये डायरेक्ट आपके पेपर के कटिंग से मैं आपको दिखाता हूँ। तो जितने भी सारे पेपर्स आते हैं, सारे पेपर्स का जो निचोड़ है वही मैं आपको बताता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। सो मच, थैंक यू।